7 डेज, आखिरी 7 दिन, आखिरी एक हफ्ता बच चुका है हमारे एमडी की प्रिपरेशन के अंदर। और ये एक हफ्ता निहायत कीमती साबित होने वाला है। ये एक हफ्ता वो हफ्ता है जिसके अंदर अगर तो हम लोग अपने फ्लॉज को ठीक कर गए तो सही, वरना हमें फिर से 1 साल और रिपीट करना पड़ेगा अपने एमडी कैट के अंदर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम डिग्री को हासिल करने के लिए। इस एक हफ्ते के अंदर कौन सी वो ऐसी गलतियां हैं जिनसे अवॉइड करना है, कौन सी वो ऐसी मिस्टेक्स है जो ना करके हम लोग इन एक हफ्ते को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, उन्हीं बातों को आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। ये वो 7 दिन है, याद रखिएगा, जिसके एंजाइटी डिप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो 7 दिन है कि वो एमडी कैट से पहले हमें दिए गए हैं और निहायत गोल्डन और डायमंड टाइम अगर मैं कहूँ तो यही टाइम है और इसके बाद टाइम नहीं आने वाला। इसके बाद साल रिपीट करने वाला ही टाइम आना है, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं आने वाला। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले अपने माइंडसेट को रीसेट कर देना। हमें अब कंपैरिजन को बिल्कुल छोड़ देना। हमें ये नहीं देखना कि मेरे दोस्त के कितने नंबर आ रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि बाकी जो साथ वाले घर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि वो कौन से मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उस मॉक टेस्ट के उनके कितने नंबर आ रहे हैं। अब से कंपैरिजन बिल्कुल बंद। रीजन, पहले अगर हम लोग कंपैरिजन करते तो हाँ सही था, थोड़ा सा चल भी जाता है कि भाई उसके यार 167 मार्क्स आ गए, मेरे 165 आ गए, 2 मार्क्स का डिफरेंस है, क्यों आया वो डिफरेंस, पहले चल जाता। लेकिन अब हमें डिप्रेशन, एंजाइटी वाले फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। अब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाएगा, हम लोग अपने ऊपर शक करना शुरू कर देंगे। लिहाजा बेहतर यही रहेगा कि अपने माइंडसेट को ऐसा रखेंगे, भाई अब मेरा कंपैरिजन खत्म। अब मेरा कंपैरिजन होगा कि कल मैंने 160 नंबर लिए थे तो आज मुझे 165 नंबर लेने अपने मॉक टेस्ट के अंदर। अगर कल मैंने कम स्कोर किया था तो आज मैंने उससे अच्छा स्कोर करना है। और दिन ब दिन 7 दिन डेली अगर मैं इंप्रूवमेंट लेकर आऊं तो मेरी इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन कंपैरिजन अगर करना है मुझे तो सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना है। अब वो वक्त गया है कि मैं किसी और के साथ कंपेयर करूं, मैं अपने एकेडमी मेट के साथ, क्लासमेट के साथ, नेबरहुड वाले बच्चे के साथ कंपेयर करूं। अब वो वक्त निकल चुका है, अब हम लोग उस वक्त को जाया नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान देंगे और कुछ नहीं। बात करते हैं डे 1 की। सबसे पहला जो दिन होगा, सबसे कीमती दिन जिसको आप कहो, वो है बायोलॉजी के लिए। भाई बायोलॉजी की अगर देखी जाए तो वेटेज सबसे ज्यादा है, तो बायोलॉजी वाले दिन आपने जाया नहीं करना। बायोलॉजी वाला अगर आपने दिन खोल लिया है, देखो आप लॉज याद करना शुरू कर दो इनहेरिटेंस के, आप एक क्रॉसेस बनाकर देख लो, आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज नोट डाउन कर लो। मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं कोशिश करता कि बुक की एंड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूं। अगर मैं फेडरल का स्टूडेंट हूं, मैं फेडरल की सॉल्व करूंगा, सिंध का स्टूडेंट हूं, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एंड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मेरी जो बुक है उसके ऊपर ग्रिप ज्यादा हो जाएगी। मेरी जो बुक है उसके अंदर कौन सा वीक पॉइंट है ये मुझे पता चलना शुरू हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ बायो के अंदर, एक्सरसाइजेस कर सकता हूं। भाई पास पेपर भी अगर मैं डे 1 को करूंगा तो मैं पास पेपर्स भी बायोलॉजी से रिलेटेड करूंगा और किसी से रिलेटेड नहीं करूंगा। भाई बायो को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि बायो की ही वेटेज सबसे ज्यादा है। डे 1 को अगर हम लोग ने बायो शुरू ना की तो हमारी गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बायो के अंदर हमें ज्यादा चीजें मिसकॉन्सेप्चुअल लग रही हैं या ज्यादा चीजें हमें नहीं आती तो हम लोग डे 2 को भी बायोलॉजी को देने की कोशिश करेंगे। हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं उठाएंगे क्योंकि बायो की वेटेज सबसे ज्यादा है और बायो ही है जो इस बार मेजरली डिसाइड करेगी कि कौन आगे और कौन पीछे है। ऐसे तो लॉजिकल रीजनिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आगे या कौन पीछे, लेकिन बायो की वेटेज इस बार इतनी ज्यादा है कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से बायो कर ली तो उसका लॉजिकल रीजनिंग एटलीस्ट कोई नहीं बिगाड़ सकता। 5 एमसीक्यूज उसको गलत करने के जो में से पेनल्टी मिल सकती है या इजाजत मिल सकती है वो मिल जाएगी अगर वो बायो के अंदर 100% स्कोर कर ले। दैट्स द पॉइंट। ओके, तो बायो को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डे 1 के ऊपर बायो का रखने का मकसद यही है कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि बायो के अंदर हमारी कोई खामियां, कोई कमियां, कोई प्रिपरेशन में कमी तो नहीं रहेगी। लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग डे 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे कि दूसरे दिन हमें ऐसे कैसे गुजारना है कि हमारी एमडी कैट का सक्सेस हम खुद अपने हाथों से लें। डे नंबर 2 हम लोग देंगे फिजिक्स को। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिजिक्स के फॉर्मूलाज देखेंगे, फोर्स एंड मोशन को देखेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को देखेंगे। भाई हर वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, खासकर वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो न्यूली एड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। क्या वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छी तरह से आते हैं? क्या अब मेरी इन तमाम कॉन्सेप्ट, इन तमाम फॉर्मूलाज के ऊपर ग्रिप आ चुकी है?
कैसे करेंगे भाई? एंड एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं। अब न्यूमेरिकल्स का टाइम खत्म हो चुका है। एक दिन में फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर सारे चैप्टर्स जो एमडी कैट के इंक्लूडेड, मैं सारों के एमसीक्यूज करूंगा। डे 2 के ऊपर फिजिक्स रखने का क्या मकसद है, डे 3 के ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि केमिस्ट्री की वेटेज ज्यादा है भाई। रीजन ये है कि डे 2 के ऊपर अगर आप फिजिक्स उठाओगे तो फॉर्मूलाज और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तो आपके फॉर्मूला और एमसीक्यूज किसी के ऊपर भी ग्रिप नहीं है तो आप उसे रिवाइज कर लो, उसे आप याद कर लो। केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान है, बट फिजिक्स हर स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिक्स के एमसीक्यूज, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को एक नजर जरूर देख लेना आप डे 2 को, और सिर्फ देखते जाना, स्किम करते जाना। ऐसा ना हो एक चैप्टर के ऊपर आप बैठ जाओ 1 घंटा इस चैप्टर को, 1 घंटा दूसरे चैप्टर को। नो, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म होने जाना चाहिए। भले वो फोर्स एंड मोशन जैसा बड़ा चैप्टर हो, भले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा न्यूली चैप्टर इंक्लूडेड हो, भले वो न्यूक्लियर फिजिक्स जैसा मुश्किल चैप्टर हो, 15 मिनट मैक्स। क्योंकि आपको पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, आपके पास 1 हफ्ता बचा सिर्फ एमडी कैट के अंदर, और इसे आपने गोल्डन और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी कि मेरे पास किसी भी किस्म की कोताही हो जाए या टाइम वेस्ट हो जाए। नो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना, मतलब नहीं देना। टाइम बचता है भाई, 15-15 मिनट करके मेरे सारी फिजिक्स डन हो गई, शाम 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं भाई, उठा लो पास पेपर्स, उठा लो फिजिक्स का पोर्शन, उठा लो, करना शुरू कर दो, पता चल जाएगा भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स के किसी का 100% आ जाए, बायो के अंदर 100% आ जाए। कहीं ना कहीं हम लोग कमियां छोड़ ही देते हैं, और या तो ओवर कॉन्फिडेंस के हम लोग कटवा देते हैं या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के ना कटवा लेते हैं। अक्सर होगा प्रिपरेशन ज्यादातर सेम ही होती है। नेक्स्ट कम्स डे 3। डे 3 को हम लोगों ने प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। आखिरी दिन जिसके अंदर हम लोग किताबें उठाने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का, और वो होगा डे 3। भाई डे 3 के अंदर आप केमिस्ट्री को उठाओगे, केमिस्ट्री के रिएक्शन देखोगे, केमिस्ट्री के कैटलिस्ट देखोगे, केसी कैसे होता है, केपी कैसे होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को देख लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को देख लोगे, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था, सेकंड ऑर्डर कौन सा था, थर्ड ऑर्डर कौन सा था, पीरियोडिक टेबल के मोलर मैसेज को एक दफा रिवाइज कर लोगे, और स्टेट्स ऑफ मैटर की गैसेस, लिक्विड, सॉलिड को एक दफा देख लोगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती थी। एंड में आकर एंड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एंड दैट्स इट। लेकिन केमिस्ट्री को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कैटलिस्ट और टेम्परेचर अक्सर औकात भूल जाते हैं बच्चों को। तो कैटलिस्ट, खासकर हाइड्रोजनेशन के कैटलिस्ट जरूर याद कर लेना, और भी काफी सारे। एक अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता था, अल्डिहाइड से कीटोन कैसे बनता था, भाई ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। आइसोमेरिज्म खासतौर के ऊपर आप रिवाइज कर लेना, आइसोमेरिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी केमिस्ट्री के अंदर इतना मुश्किल कुछ है नहीं, बट सारा ट्रिक है। आपको बस एक दफा रिएक्शंस करना आ गए सो आ गए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दोनों ही बहुत आसान है। इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स देख लेना एक दफा भाई, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, ग्रुप 4 के पीरियड्स के ट्रेंड्स, और उनके अंदर जो एक्सेप्शन है उन एक्सेप्शनल ट्रेंड्स को जरूर देख लेना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है तो वो ट्रेंड से आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ सकता है, ऑफ प्रिंसिपल से आ सकता है, किस ऑर्बिटल की ज्यादा एनर्जी, किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी, इनसे सवाल आ सकता है। तो भाई अपनी केमिस्ट्री को भी एक दफा रिवाइज कर लेना डे 3 को। बच्चा आखिरी 4 दिन, जिसके अंदर मैं कहूंगा 3 दिन आपने जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं करो। अगर तो आप दिन के 12 घंटे भी मॉक टेस्ट लगाने में खर्च कर देते हो, बाकी के 12 घंटे सो जाते हो, 12 घंटों में नींद करते हो, 12 घंटों में खाते हो, और अलग से 12 घंटे, एक 12 घंटे का टाइम अगर आप अलग कर लेते हो तो 4 मॉक्स आप सॉल्व कर सकते हो। हर एक मॉक के बाद 15 से 20 मिनट का गैप ले लो, क्योंकि हर मॉक आपका 3 घंटे नहीं लेगा, हर मॉक 3 घंटे में नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो 2 से 2.5 घंटे के अंदर एक मॉक आपका खत्म हो जाए। तो डेली 4 मॉक्स एटलीस्ट आप करो। अगर 3 से 4 दिन आप डेली 4 मॉक्स करोगे तो 16 मॉक टेस्ट आप कर लोगे, यानी लास्ट 16 इयर्स के पास पेपर आप कर लोगे। अब कोशिश करना कि ओरिएंटेड रहो अपने अपने रीजन के एमडी कैट से। अगर आप कराची सिंध से हो तो सिंध एमडी कैट को, आईबीए वाले एमडी कैट को लेना। अगर आप पंजाब से हो तो आप सिजेम्बो या यूएचएस को लेना। अगर आप केपी के से हो ईटा को लेना, बलोचिस्तान से हो बीयूएचएस को लेना। लेकिन अगर तो आप ये सारे हो गए हैं, आप कहते हो यार पिछले 5, 6, 7 सालों के मैंने कर लिए अपने डिस्ट्रिक्ट वाले, तो भाई कोशिश करना कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वालों, बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनको भी देख लो, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस अलग किताब नहीं फॉलो कर रहे, बाकी प्रोविंसेस अलग सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे। भाई अब तो सिंध की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है वो पंजाब से इतनी रिजेंबल करती है, मैंने खुद देखी है। तो अगर तो रिजेंबलेंस इतनी ज्यादा आ चुकी है तो एमसीक्यूज में भी रिजेंबलेंस आएगी। पंजाब के बच्चे भी ऐसे हैं, सिंध के बच्चे भी ऐसे हैं, केपी के भी बच्चे ऐसे ही हैं, एक ही पाकिस्तान के बच्चे हैं सारे।
सिलेबस भी सेम है, बुक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई एमसीक्यूज कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? ए टू जी तो डिफरेंट नहीं होगा। और अगर कुछ एमसीक्यू डिफिकल्ट आ जाता है, कुछ ज्यादा इजी आ जाता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लो। साथ ही साथ कोशिश करना इन 3 से 4 दिनों के अंदर इंग्लिश और लॉजिकल के 5 पेपर ज्यादा से ज्यादा कर लो, क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल को हम लोग लास्ट 7 डेज के अंदर 5 पेपर्स के अलावा और कोई टाइम नहीं दे सकते। अगर तो आपके एमसीक्यू ज्यादा गलत हो रहे हैं तो अब बुक ना खोलना, चैट जीपीटी को यूज करो, जीपीटी को यूज करो, गूगल को यूज करो, किसी और चीज को यूज कर लो, बट अब बुक खोलने का टाइम गया है। अगर तो आप बुक खोले तो 2 घंटे 1 घंटा आप उस पैराग्राफ को समझने में यूटिलाइज कर देते हो, तो अब आप टाइम वेस्ट करो। अब आपका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट के अंदर भी मैं कहूंगा कि सॉल्व करने के बाद अपनी गलतियों को नोट करके चैट जीपीटी और गूगल कर लो, बस अब आपका बुक खोलने का टाइम चला गया। सो यही थी हमारी लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से एमडी-कैट का सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रीम डिग्री हासिल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।